गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हमारे बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर प्लेटो के बारे में। अपनी पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने इनके आदर्श राज्य की विवेचना को देखा था। आदर्श राज्य इनकी व्यवस्था के अंतर्गत इनकी जो पुस्तक 3 प्रमुख पुस्तकें हैं जिसमें स्टेटमेंट, लॉज और रिपब्लिक को माना गया है, उसके अंतर्गत इनका विस्तृत विवेचन किया गया था। तो उसके अंतर्गत हमारी जो ये व्यवस्था थी वह हमारी कुछ राज्यों के गुणों के ऊपर आधारित थी। सबसे पहले तो प्लेटो ने अपनी व्यवस्था के अंदर जो कही है वह 3 वर्गों की है शुद्धा, विवेक और साहस। इन तीनों ही वर्गों के माध्यम से इन्होंने अपनी पूरी शासन व्यवस्था को विभाजन की बात कही है। इन तीनों के द्वारा इन्होंने एक शासक के गुण, उसके कार्य, उसकी व्यवस्था को इंगित करने की बात कही है कि एक शासक में क्या गुण होने चाहिए, वह किस तरीके से कार्यों को करना चाहिए, वह कैसे न्यायप्रिय होना चाहिए, व्यवस्था को संभालने वाला होना चाहिए और अपनी मर्यादाओं में रहने वाला होना चाहिए। साथ ही उसने उनकी कुछ मर्यादाओं को भी इंगित किया है, जैसे कि एक शासक को अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कभी भी तीनों जो वर्ग हैं इसके, उत्पादक, शासक और सैनिक, इनमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। कभी भी शक्तियों का विभाजन जो है सही तरीके से करना चाहिए, कोई बुरे काम उसे नहीं करने चाहिए। कोई भी व्यवस्था है जिसको चलाए रखने के लिए कुछ मर्यादा है, न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है जिसका पालन उसे करना अनिवार्य माना गया है। यह सब हमने हमारी पिछली वीडियो के अंतर्गत देखा था। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्लेटो ने अपने इस जो राज्य व्यवस्था का वर्गीकरण है, जिसे हम रिपब्लिक के नाम से जानते हैं, उसमें सरकार के वर्गीकरण को किस प्रकार से निर्धारित किया। इसके अंतर्गत इन्होंने इसे 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला तो कानून के प्रिय राज्य और दूसरा कानून के अप्रिय राज्य। कानून के जो प्रिय राज्य है उसके अंतर्गत उन्होंने कैटेगरियों को तरह निर्धारित किया है कि अगर यह शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में निहित होगी तो वह राजतंत्री व्यवस्था के रूप में हमारे सामने आएगी, और अगर यही व्यवस्था कुछ व्यक्तियों के हाथ में निहित होगी तो वह कुलीन तंत्र के रूप में हमारे सामने आएगी। और यही व्यवस्था जो कि कानून की प्रिय व्यवस्था है बहु व्यक्तियों के हाथ में होगी तो वह हमारे प्रजातंत्र के रूप में सामने आती है। इन्होंने अपने रिपब्लिक के अंतर्गत इस वर्गीकरण के माध्यम से शासन व्यवस्था के स्वरूप का विवेचन किया है। साथ ही इन्होंने कानून की अप्रिय व्यवस्था के माध्यम से, यह भी अगर कुछ एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो वह निरंकुश तंत्र की श्रेणी में आ जाती है, जिसे हम तानाशाही व्यवस्था के रूप में जानते हैं। और अगर यह कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है तो अल्पतंत्र के रूप में आ जाती है। और यही व्यवस्था अगर हमारी बहु व्यक्तियों के रूप में हुई तो वह अतिवादी प्रजातंत्र के रूप में हमारे सामने आती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत जो शासन का वर्गीकरण किया, एक्चुअल में उन्होंने जो शासन के 3 अपने महत्वपूर्ण तत्व बताए थे, वे तत्व कौन कौन से थे? हमारा शुद्ध, विवेक और साहस। इन तीनों के माध्यम से ही उन्होंने अपने वर्गीकरण किया था। किसका? उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। इन तीनों वर्गों के माध्यम से ही पूरी शासन व्यवस्था को इन्होंने स्थापित करने की बात कही थी, और उसी में एक शासक की मर्यादाएं और उसके गुणों को लिया गया था। साथ ही कुछ कार्यों को भी उन्होंने अपने साथ में इंकित किया था। कार्यों को हम किस श्रेणी में लेते हैं? जिनका आधार भी हमारे न्यायप्रिय और न्यायप्रिय शासन व्यवस्था के रूप में हमारे सामने आता है। तो इनके मेन महत्वपूर्ण कार्य तीनों वर्ग। अब तीनों वर्ग कौन कौन से हैं? उत्पादक, शासक और सैनिक। इनमें क्या करे? संतुलन बनाए रखे। एक राजा का क्या दायित्व बनता है? इन तीनों वर्गों में संतुलन बनाए, न्याय की व्यवस्था करे, कानून का पालन करे, साथ ही सही नियमों का अनुसरण करे। समाज के सभी क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, इन सब में कार्यों के क्षेत्र का विभाजन करें। अगर इनमें कार्यों का विभाजन करता है तो कार्य सही रूप से संचालित कर सकता है। तो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत एक आदर्श राज्य की जो विवेचना की थी
उसके अंतर्गत उन्होंने अपने मेन शासन का जो वर्गीकरण है इस माध्यम से किया, जिसमें 3 तत्वों को प्रधानता दी गई, उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग, जिसमें इन व्यवस्था के माध्यम से, जो कि कानून प्रिय और अकानून प्रिय व्यवस्था के रूप में जानी जाती है, जिसके वर्गीकरण के माध्यम से उन्होंने शासन को बताने की कोशिश की कि अगर शासन इस तरीके से चलाया जाएगा तो वह किस तरीके से चलेगा। एक व्यक्ति द्वारा होगा तो राजतंत्री, जो कि ये सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानी जाती है, जिसमें कि न्यायिक व्यवस्था के रूप में कार्यों को संपन्न किया जाता है। कुछ व्यक्तियों की कुलीनतंत्री बन जाती है और बहु व्यक्तियों की प्रजातंत्र का रूप ले लेती है। और चूंकि प्रजातंत्र तो हमारी आज की स्वयं की वर्तमान व्यवस्था भी है, इस प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन जो व्यवस्था स्थापित की गई है उसी के माध्यम से कार्यों को संपन्न किया जाता है। लेकिन वह कार्य कब संपन्न होगा? जब राजा अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था को संचालित करेगा। तो यानी इन सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से उन्होंने अपने शासन के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से प्लेटो ने अपने रिपब्लिक के अंतर्गत शासन का जो वर्गीकरण की बात की थी, उसकी निम्न विशेषताएं मानी जाती हैं। जैसे राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ, इन्होंने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि यह कानून के द्वारा संचालित शासन व्यवस्था है। इसमें निरंकुश शासन का निम्नतम रूप माना गया है इसे, क्योंकि इसमें अनियंत्रित होने पर प्रजा का अपकार भी कर सकता है। यह अगर यह अनियंत्रित हो जाता है तो प्रजा का अपकार हो सकता है। साथ ही प्लेटो के अनुसार प्रजातंत्र कानून पर आधारित शासनों में सबसे बुरा और कानून रहित शासनों में सबसे अच्छा शासन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। साथ ही प्रजातंत्र में जहाँ शासन व्यवस्था जनता के द्वारा, शासन कानून के द्वारा होता है, वहाँ शासन प्रशासन कला में उतने प्रवीण नहीं होते जितने कि राजतंत्र और कुलीन तंत्र में माने जाते हैं। तो इस प्रकार से प्लेटो ने अपने रिपब्लिक के अंतर्गत जो इस शासन व्यवस्था के वर्गीकरण की बात की, वहीं इन्होंने अपनी पुस्तक लॉज के अंतर्गत उप आदर्श राज्य की बात कही है। उप आदर्श राज्य, जहां राज्य का प्रतिरूप माना जाता है जो कि राजतंत्रीय व्यवस्था का प्रतीक है, उसके अंतर्गत उन्होंने निम्न बातों को प्रतिपादित किया है। अपनी लॉज के अंतर्गत जो इनकी पुस्तक है, जो प्रमुख मानी जाती है, जिसमें इन्होंने उप आदर्श राज्य की व्यवस्था की बात कही है, उस उप आदर्श राज्य के अंतर्गत इन्होंने जो सारी इसकी विशेषता है उसको सम्मिलित किया है। तो एक उप आदर्श राज्य के अंतर्गत निम्न विशेषताएं मानी जाती हैं। जैसे इसके अंतर्गत मिश्रित संविधान, मिश्रित राज्य का सिद्धांत होगा। साथ ही इसका उद्देश्य शक्तियों का संतुलन बनाए रखना होगा। इसमें विरोधी प्रवृत्ति के प्रतिकूल सिद्धांतों का सहयोग नहीं होगा। यानी शासन व्यवस्था हमारी किस रूप में निर्धारित हो रही है? हमारे 3 वर्ग, उत्पादक, सैनिक और शासक, जिसमें कार्यों के विभाजन की बात इन्होंने अपने उप आदर्श राज्य के अंतर्गत की है। इस उप आदर्श राज्य की निम्न विशेषताएं मानी जाती हैं, जिसमें हम आत्म संयम के महत्व को लेते हैं, साथ ही कानून के सिद्धांत को लेते हैं, मिश्रित संविधान को लेते हैं और वहाँ की भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियों को लेते हैं। एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक शासक अपनी व्यवस्था को किस तरीके से चलाएगा? उप आदर्श राज्य राजा, प्रजा, धनी, निर्धन, बुद्धिमान और शक्तिशाली सभी व्यक्तियों में वर्गों का सहयोग जरूरी है। यानी अपनी उप आदर्श राज्य व्यवस्था में उन्होंने किस रूप को परिणित किया? यानी सभी क्षेत्र के व्यक्ति, जिसे कि 3 भागों में विभाजित किया गया था, उत्पादक, सैनिक और शासक, इन तीनों के सहयोग के माध्यम से कि राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखे, धनी निर्धन का ध्यान रखे, बुद्धिमान व्यक्ति शक्तिशाली होता है सभी का ध्यान रखे, साथ ही व्यक्तियों व वर्गों का सहयोग के माध्यम से आवश्यक कार्यों को संपन्न करे। यानी एक शासक का मूल उत्तरदायित्व उन्होंने अपनी राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत बताया, जिसे कि उन्होंने संज्ञा उप आदर्श राज्य की दी, जो कि लॉज, उनकी जो प्रमुख पुस्तक लॉज है उसका मुख्य आधार मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत उन्होंने आदर्श राज्य की विवेचना की बात की, जो कि 3 तत्वों पर निर्धारित था: शुद्धा, विश्वास, विवेक और साहस। इन तीनों वर्गों के माध्यम से ही उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था के अपनाने की बात कही, जो कि 3 आधारों पर निर्धारित थी: उत्पादक, सैनिक और शासक। और इन्हीं में शासन का जो वर्गीकरण किया उन्होंने कानून प्रिय शासन और अकानून प्रिय शासन के माध्यम से किया। जो शासन कानून प्रिय होता है उनको भी संख्या के आधार पर उन्होंने डिवाइड किया कि अगर एक व्यक्ति का शासन है तो वह राजतंत्री का रूप ले लेगा, अगर कुछ व्यक्तियों का शासन है तो वो निरंकुश
कुलीन तंत्र का रूप ले लेगा, और अगर बहु व्यक्तियों का शासन है तो वह अस्थायी शासन व्यवस्था का रूप ले लेता है। इसी तरीके से शासन व्यवस्था के जो आधार है, उसकी जो हमारा कानून रहित शासन व्यवस्था है, यह भी इसी संख्याओं के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें उन्होंने मुख्य आधार तानाशाही व्यवस्था का दिया, जिसे हम अधिनायक तंत्र के रूप में जानते हैं। अगर एक व्यक्ति, एक शासक अपनी व्यवस्था को किसी कानून के तहत पारित नहीं करता है, अपनी स्वयं की इच्छा चलाता है, तानाशाही व्यवस्था के रूप में निरूपित करता है, तो वह राज्य चिरस्थायी नहीं रह सकता। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से प्लेटो ने अपनी जो मेन पुस्तक है स्टेटमेंट, लॉज और रिपब्लिक के अंतर्गत उन्होंने अपने आदर्श राज्य की विवेचना की बात की, वहीं उन्होंने लॉज में उप आदर्श राज्य की विशेषताओं की बात की है। आगे की व्यवस्था हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।